तो इसके बाद रासायनिक प्रकृति की चर्चा करने के बाद अब हम आते हैं अमीनो अम्लों के प्रकाशीय गुणों पर। ठीक है, ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अमीनो अम्ल प्रकाशीय सक्रिय यौगिक होते हैं। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ग्लाइसिन को छोड़ करके बाकी सभी जो अमीनो अम्ल हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तल ध्रुवित प्रकाश को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, यानी कि वो दो प्रतिबिंबी समावयवी के रूप में मिलते हैं, जिसमें से एक रूप को हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, कहते हैं डी रूप, तथा दूसरे को कहते हैं एल रूप, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर बच्चों एक भी किरैल कार्बन होता नहीं है। ग्लाइसिन में एक भी किरैल कार्बन होता नहीं है। वो कैसा होता है? उसकी उस ग्लाइसिन अणु में एसिमेट्री यानी असम्मिति की क्या है? अनुपस्थिति। इसलिए वो कैसा होता है? प्रकाशीय रूप से सक्रिय यौगिक होता नहीं है। सिंपल सी बात। तो ये देखिएगा, ये जो अमीनो अम्ल होते हैं, अब यहां कैसे तय करते हैं कौन सा डी फॉर्म और कौन सा एल फॉर्म? तो सुनिएगा बच्चों, आईयूपीएससी के अनुसार यहां पर जो मुख्य फंक्शनल ग्रुप है, मुख्य क्रियात्मक समूह, वो कौन सा है? कार्बोक्सिलिक समूह। इसे प्लेनर स्ट्रक्चर में, है ना, यहां पर रखते हैं सबसे ऊपर। ये अल्फा कार्बन है। यहां पर अल्फा कार्बन से जुड़े हुए अमीनो समूह के आधार पर तय करते हैं बच्चों की कौन सा डी रूप और कौन सा एल रूप। तो गौर कीजिएगा, यहां पर अमीनो समूह कौन सी साइड लिखा हुआ है? राइट साइड लिखा हुआ प्लेनर स्ट्रक्चर में, तो हम कहेंगे ये कौन सा फॉर्म है? डी फॉर्म है। ठीक है, इसके प्रतिबिंबी समावयवी है, मिरर इमेज में यहां देखें, ये अल्फा अमीनो समूह, अल्फा कार्बन से जुड़ा अमीनो समूह किस तरफ है? लेफ्ट साइड है, तो हम बोलेंगे ये कौन सा है? एल अमीनो अम्ल है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा बच्चों, प्रकृति में पाए जाने वाली जो शर्कराएं होती है, सुगर्स, वो मुख्य तौर पर डी शर्करा होती है, कैपिटल डी। ठीक है, लेकिन अमीनो अम्लों के मामले में प्रकृति में जो अधिकांश तौर पर अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। याद रखने वाली बात है। ठीक है, अधिकांश अमीनो अम्ल जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? एल अमीनो अम्ल। ध्यान रखने वाली बात है ये। इसके बाद बच्चों हम कुछ विशेष बिंदु देखेंगे कुछ अमीनो अम्लों की संरचनाओं से जुड़े हुए। सबसे पहले हम आते हैं एरोमेटिक अमीनो अम्ल। जो 20 प्रोटीन अमीनो अम्ल होते हैं उसमें से बच्चों कुछ होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते ही हैं। 3 होते हैं ये, उदाहरण याद रखें, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन तथा फिनाइलएलानिन। इसमें से सर्वाधिक जटिल संरचना होती है बच्चों ट्रिप्टोफैन की। ये रहा उसका स्ट्रक्चर, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस इतना सा याद रखना है, स्ट्रक्चर नहीं रटना है आपको, बस इतना सा ध्यान रखना है। सर्वाधिक जटिल अमीनो अम्ल कौन सा होता है? ट्रिप्टोफैन। एक बात और, इसकी संरचना में ये देखिए, इसके जो आर समूह है, ये पूरा जो पीला कलर में दिखा रखा है, ये क्या है? इसका आर समूह। इसके आर समूह में एक इंडोल रिंग होती है। यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने में सहायता मिलेगी बच्चों, और वो ये कि ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल प्राकृतिक ऑक्सिन, जिसका रासायनिक नाम होता है IAA, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण में यह सहायक होता है। याद रहेगा, क्योंकि यहां पर इसके आर समूह में कौन सा रिंग पाया जाता है? देखिए आप, इंडोल रिंग। याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों हम आते हैं दूसरा जो अमीनो अम्ल है, ये टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो अम्ल जो है कई सारे महत्वपूर्ण अणुओं के निर्माण में सहायक होता है बच्चों। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा। टायरोसिन हमने आगे पढ़ा था, याद कीजिए। फिनाइल अलानिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, जबकि टायरोसिन कैसा होता है? अनावश्यक। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में वह एंजाइम पाया जाता है जो फिनाइल अलानिन को टायरोसिन में बदल सकता है, उसका नाम होता है फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे हमारे शरीर में एक और एंजाइम पाया जाता है बच्चों, जिसका नाम होता है टायरोसिनेज। ये एंजाइम टायरोसिन अमीनो अम्ल को परिवर्तित करता है, किसमें? मेलानिन वर्णक में, जो कि त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इसके बाद 3 हार्मोन के संश्लेषण में भी ये काम आता है, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन तथा नॉर एड्रिनलिन। यानी कि ये जो सभी हार्मोन है बच्चों, ये तीनों, ये सब क्या है? ये सब क्या है? टायरोसिन अमीनो अम्ल के डेरिवेटिव्स यानी व्युत्पन्न। इसके रासायनिक रूपांतरण से ही इन हार्मोनों का निर्माण होता है, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन तथा नॉर एड्रिनलिन। याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, फिर हम बात करें तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल 2 होते हैं। एक का नाम है सिस्टीन तथा दूसरे का नाम है मिथ्योनिन। ठीक है, सिस्टीन तथा मिथ्योनिन, ये सिस्टीन की संरचना, ये मिथ्योनिन की संरचना। आप इनके आर समूह में देखें, ये जो ग्रीन में है ये आर समूह है, ये जो येलो में है ये इसका आर समूह है। आर समूह में देखें आप, यहां एक CH2SH, SH को बोलते हैं बच्चों थायोल ग्रुप। क्या बोलते हैं? थायोल ग्रुप। आप देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं बच्चों कि OH समूह जो होता है उसे बोलते हैं ओल ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, उसी प्रकार OCH3 को बोलते हैं ईथर ग्रुप। अब आपको याद रखना आसान होगा, जब यहां पर OH की जगह SH हो, सल्फर हो, थायो यानी सल्फर, थायो यानी सल्फर।
तो इसमें होता है थायोल समूह, जबकि इसमें होता है थायो ईथर समूह। इतना सा ध्यान रखना है, दोनों में सल्फर है। तो 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, 2 सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं। एक का नाम है सिस्टीन तथा दूसरे का नाम है मिथ्योनिन, याद रखिएगा। फिर विषम चक्रीय अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु वलय में पाए जाते हो, उन्हें क्या कहते हैं? विषम चक्रीय। उदाहरण हो जाएंगे प्रोलिन तथा हिस्टिडीन। जैसे उदाहरण के तौर पर ये प्रोलिन की संरचना आप देखिए, इसमें वलय में कार्बन 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 और ये क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां पर 2 प्रकार के परमाणु है, कार्बन तथा नाइट्रोजन। तो ये कैसा अमीनो अम्ल कहा जाएगा? विषम चक्रीय अमीनो अम्ल। प्रोलिन के संदर्भ में एक और बात बच्चों, 20 प्रोटीन अमीनो अम्ल जो होते हैं उनमें से 19 के अंदर अमीनो समूह ही होता है NH2। एक ऐसा होता है प्रोलिन जिसमें इमीनो समूह होता है। अब ये इमीनो क्या समूह है, समझे बात को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि इस तरह से अगर लिखा जाए तो ये है प्राइमरी एमाइन, प्राथमिक एमाइन। ठीक है, जबकि इसे बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन। अमोनिया में देखें यहां पर 1 H रिप्लेस हुआ है, यहां पर 2 H रिप्लेस हो गए। ठीक है, तो ये जो NH है इसे बोलते हैं सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, द्वितीयक अमीनो समूह, या यूं कह लो इमीनो समूह। क्या बोल देते हैं? इमीनो समूह, ये इमीनो समूह। तो ये इमीनो समूह यहां पर भी है, देखें आप NH, बस इसलिए इसको क्या सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, प्रोलिन को इमीनो अम्ल भी कहते हैं। उसे हम सामान्य तौर पर अल्फा अमीनो अम्ल भी कह सकते हैं, क्योंकि यह भी अमीनो समूह का ही तो एक रूप है। बस सिंपल सी बात। तो अगर लिखा हुआ है प्रोलिन एक इमीनो अम्ल है, तो आपको बोलना है सिंपल, सत्य कथन, सिंपल सी बात। अब इसके बाद अल्कोहल अमीनो अम्ल 2 होते हैं, सीरीन तथा थ्रियोनिन। इनके R समूह में आप देखें ये क्या है? अल्कोहल समूह। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ये बच्चों आगे काम आएगा हाइड्रोजन बंध के निर्माण में। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन बंध के निर्माण में ये OH समूह काम आएगा। फिर हम बात करें पेप्टाइड बंध। प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखलाएं। कैसे बनती हैं? जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं। अमीनो अम्ल आपस में कैसे जुड़ते हैं? एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। क्या नाम है उस रासायनिक अभिक्रिया का? निर्जलीकरण संश्लेषण अभिक्रिया। 2 अमीनो अम्लों के बीच में जब निर्जलीकरण संश्लेषण अभिक्रिया होती है बच्चों, तो जो बंध बनता है उसे यहां पर कहते हैं पेप्टाइड बंध, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे कहते हैं एमाइड बंध। तो आइए समझते हैं। ये 2 अमीनो अम्ल हैं, गौर कीजिएगा, ये 2 अमीनो अम्ल हैं, ये एक अमीनो अम्ल, ये दूसरा। एक के कार्बोक्सिलिक समूह से निकलता है OH माइनस, दूसरे के अमीनो समूह से निकलता है H+। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? H2O, यानी जल। ये रहा जल का अणु H2O, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए यहां से OH- निकला तो इस पर आया C+, और यहां से H+ निकला तो इस पर आया N-। तो C+ और N- के बीच में क्या बनेगा? न्यू बॉन्ड। ये बना न्यू बॉन्ड, ये बना न्यू बॉन्ड, और इसका नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध। अब ये जो नया क्रियात्मक समूह निर्माण हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर था क्रियात्मक समूह कौन सा? कार्बोक्सिलिक समूह। यहां पर अमीनो समूह। जब यहां पर निर्जलीकरण संश्लेषण अभिक्रिया हुई, जल का एक अणु निष्कासित हुआ, तो ये जो नया क्रियात्मक समूह निर्माण हुआ, जो इस डॉटेड लाइन में दिखा रखा है आपको, CONH, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमाइड समूह। तो ये बंध क्या कहलाता है? एमाइड बंध। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे RCONH2, इसे बोलते हैं प्राइमरी अमाइड, जबकि अगर 2 R समूह हो यहां पर तो बच्चों इसे बोलते हैं सेकेंडरी अमाइड, द्वितीयक अमाइड। तो ये द्वितीयक अमाइड समूह तो है। सिंपल सी बात ध्यान रखें, पेप्टाइड बंध को अमाइड बंध भी कहा जाता है। अब बच्चों प्रोटीन हमने देखा क्या होता है? लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, छोटी छोटी बातें। एक अमीनो अम्ल बुनियादी इकाई है, 2 से लेकर 10 तक अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हुए हैं अगर बच्चों, तो उसे बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड या सिंपली पेप्टाइड। ठीक है, और अगर 10 से ज्यादा अमीनो अम्ल है बच्चों, तो श्रृंखला को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ये तो है नियम कायदों की बात। ठीक है, अब अगर हम प्रकृति में पाए जाने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बात करें बच्चों, तो सामान्य तौर पर 50 से अधिक ही अमीनो अम्ल पाए जाते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर नंबर 9 है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, उसमें सेक्शन 9.4 का पहला ही लाइन है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। क्या लाइन है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, यानी प्रोटीन होता क्या? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, यानी सरल सी भाषा में अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला होता है प्रोटीन। दैट्स इट। अब प्रोटीन क्योंकि ये बड़े अणु होते हैं, तो इनकी संरचना को 4 भिन्न भिन्न स्तरों पर स्टडी किया जाता है। कौन कौन से? प्राथमिक विन्यास या प्राथमिक संरचना, द्वितीयक विन्यास या द्वितीयक संरचना, उसी प्रकार तृतीयक तथा चतुष्टयीय संरचना। तो हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं किस पर? प्राथमिक संरचना या प्राथमिक विन्यास पर। क्या होता है ये? प्रोटीन में पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ी हुई अमीनो अम्लों का जो अनुक्रम है ना बच्चों, बस उसी को कहते हैं उसका प्राथमिक
विन्यास या प्राथमिक संरचना। यानी यूं कहें, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो स्थानीय उसके स्थान की सूचना है कि वो कोई पहला अमीनो अम्ल कौन सा है, दूसरा अमीनो अम्ल कौन सा है, तीसरा अमीनो अम्ल कौन सा है, चौथा कौन सा है, उसी प्रकार अंतिम अमीनो अम्ल कौन सा है, बस यही क्या है उसका प्राथमिक संरचना अथवा प्राथमिक विन्यास। तो यहां पर प्राथमिक संरचना या प्रोटीन के प्राथमिक विन्यास की बच्चों जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के किसी शेप की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी किसी आकृति की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, उसके अनुक्रम की, अमीनो अम्ल अनुक्रम की बात कर रहे होते हैं। और एक बात याद रखिएगा बच्चों, वो क्या चीज है जो हर प्रोटीन को एक दूसरे से अलग बनाती है या उसे विशिष्ट बनाती है, वो है उसका अमीनो अम्ल अनुक्रम। कोई भी दो प्रोटीन अणुओं का अमीनो अम्ल अनुक्रम एक समान नहीं होता है। आइए इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आपके सामने है, ये 4 अमीनो अम्लों की एक छोटी सी श्रृंखला है, लेकिन इसी से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ये 4 अमीनो अम्लों की एक छोटी सी श्रृंखला है, ठीक है। इसे बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? टेट्रापेप्टाइड। टेट्रा यानी 4 अमीनो अम्लों की छोटी श्रृंखला क्या कहलाती है? टेट्रापेप्टाइड। 3 अमीनो अम्ल हो तो ट्राइपेप्टाइड, 2 हो तो डाइपेप्टाइड, 5 हो तो पेंटापेप्टाइड, 6 हो तो हेक्सापेप्टाइड, 7 हो तो हेप्टापेप्टाइड, 8 हो तो ऑक्टापेप्टाइड, 9 हो तो नोनापेप्टाइड और 10 हो तो डेकापेप्टाइड। सिंपल सी बात। अब बच्चे कंफ्यूज कई बार यहां ये हो जाते हैं, टेट्रा यानी 4, पेप्टाइड यानी 4 पेप्टाइड बंध। नहीं बच्चों, यही एग्जामिनर पूछता है, आप गलती ना करें, ध्यान से सुने। टेट्रापेप्टाइड वह अणु है जो कितने अमीनो अम्ल से मिलकर के बना हुआ है? 4 अमीनो अम्ल, 1 2 3 4। तो निश्चित रूप से उसमें पेप्टाइड बंध कितने होंगे? 1 कम। पेप्टाइड बंध कितने होंगे? 1 कम, 1 2 3, ठीक है। अगर 5 अमीनो अम्लों की श्रृंखला होती पेंटापेप्टाइड, तो उसमें कितने पेप्टाइड बंध होते? 4 पेप्टाइड बंध। इसी तरह से ध्यान रखना है, आपको गलती नहीं करनी है। अब देखें आप, ये जो 4 अमीनो अम्ल बने हुए हैं कौन कौन से हैं? गौर कीजिए, GLY यानी ग्लाइसिन, ये लाइसिन, वैलिन तथा एलानिन, ये 3 लेटर कोड से सारे अमीनो एसिड के 4 अमीनो अम्ल है। ये जो दूसरा टेट्रापेप्टाइड आप देख रहे हैं, इसमें भी 4 यही अमीनो अम्ल है। तो आप देखिए बच्चों, नंबर अमीनो अम्लों की संख्या क्या है दोनों में? एक समान। कौन कौन से अमीनो अम्ल उपस्थित है? वो भी क्या है? एक समान। कौन सा अमीनो अम्ल कितनी बार आया? वो भी क्या है? एक समान। देखें आप, ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन एक बार, लाइसिन लाइसिन एक बार, एलानिन एलानिन एक बार, वैलिन वैलिन एक बार। यानी कौन सा अमीनो अम्ल संगठन, कौन सा अमीनो अम्ल कितनी बार आया, ये भी क्या है? एक समान। लेकिन एक चीज भिन्न है बच्चों इन दोनों में, और वो क्या है? इनका अमीनो अम्ल अनुक्रम की पहले स्थान पर सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या, पहले स्थान पर कौन सा अमीनो अम्ल? इसमें है ग्लाइसिन और इसमें है लाइसिन। दूसरे स्थान पर इसमें लाइसिन, इसमें एलानिन। तीसरे स्थान पर इसमें वैलिन, इसमें वैलिन। सेम है, कोई बात नहीं। लेकिन चौथा यहां पर एलानिन और यहां पर ग्लाइसिन। ऐसे आप कई सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपने सार समझ में आना चाहिए, दोनों का अमीनो अम्ल अनुक्रम क्या है? भिन्न है। बस यही क्या है इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि प्राथमिक संरचना। कोई भी दो प्रोटीनों का अमीनो अम्ल अनुक्रम एक समान नहीं होता है, वो क्या होता है? भिन्न होता है, और वही उसे क्या बनाता है? विशिष्ट बनाता है। सिंपल सी बात। तो देखिएगा बच्चों, यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो प्राथमिक संरचना है ना प्रोटीन की, अमीनो अम्लों का अनुक्रम, यही अन्य सभी उच्चतर संरचनाओं यानी कि द्वितीयक संरचना हम पढ़ने वाले, तृतीयक संरचना तथा चतुष्टयीय संरचना, इन सभी संरचनाओं का क्या है? आधार है। याद रखिएगा, यानी प्राथमिक संरचना से ही तय होने वाला है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कैसी होगी, तृतीयक संरचना कैसी होगी, चतुष्टयीय संरचना कैसी होगी, यह मतलब है, ठीक है। फिर अमीनो अम्लों के अंदर हमने देखा किस समूह की वजह से भिन्नता होती है? आर समूह। लेकिन जो एक प्रोटीन और दूसरे प्रोटीन के बीच में फर्क है बच्चों, वो किस वजह से होता है पता है आपको? अमीनो अम्ल अनुक्रम, या यूं कहें उनके त्रिविमीय विन्यास, 3D कॉन्फ़िगरेशन यानी त्रिविमीय आकृति में अंतर की वजह से होता है। तो आगे हम जब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक एग्जांपल दिया हमने प्राथमिक संरचनाओं को कैसे दर्शाया जाता है। रटना नहीं है, ये रटने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। तो समझे बात को। यहां पर एक प्रोटीन का, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्राथमिक संरचना दर्शाएगी। ये है पहला अमीनो एसिड ग्लाइसिन, ये अमीनो अम्ल के नाम लिख दिए, ये प्रोलिन। रटना नहीं, ये स्थान दर्शाएंगे, ये 45वां अमीनो अम्ल, ये 50वां, ये 60वां, ये 65वां। तो ये इस तरह से हम दर्शा सकते हैं क्या? किसी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को। सिंपल सा एक लाइन याद रखना है, क्या होती है प्राथमिक संरचना? प्रोटीन में अमीनो अम्लों का अनुक्रम।
प्राथमिक संरचना कहलाता है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर, यानी द्वितीयक संरचना पर या द्वितीयक विन्यास पर। तो क्या होता है दरअसल बच्चों, सबसे पहली बात आपको एक बात समझने की जरूरत है, सेल बायो में आप पढ़ेंगे कि राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि राइबोसोम वह कोशिका अंगक है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। फिर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या पढ़ लिया होगा, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि प्रोटीन का निर्माण जब होता है तो प्रोटीन श्रृंखला, जब अमीनो अम्ल जोड़े जा रहे हैं यहां पर, तो शुरुआत में उनके बीच में केवल पेप्टाइड बंध होते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अनेकों एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, जिनके चारों तरफ क्या होता है, फ्री रोटेशन है ना, मुक्त घूर्णन संभव है। तो यहां पर जैसे ही वो श्रृंखला बढ़ने लगती है, आगे अमीनो अम्ल जोड़े जाते हैं, उनमें स्वतः रूप से, सहज रूप से, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होने लगती है, कॉइलिंग, यानी कुंडलन शुरू हो जाता है, कुंडलन शुरू हो जाता है। तो यहां पर एक अमाइड समूह हमने देखा अभी पेप्टाइड बंध जब निर्माण की हमने बात की, एक अमाइड समूह और दूसरे अमाइड समूह के बीच में क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्या बन जाते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बंध। और इस वजह से यहां पर एक कुंडलित संरचना बनती है जिसे क्या कहते हैं, द्वितीयक विन्यास। हम द्वितीयक विन्यास से द्वितीयक संरचना को बच्चों सिस्टमेटिकली ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की रीढ़ की आकृति। कैसे परिभाषित कर सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की रीढ़ की आकृति। अब आपके दिमाग में यहां पर एक स्वाभाविक प्रश्न आना चाहिए, और वो क्या है स्वाभाविक प्रश्न, कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की रीढ़ से क्या तात्पर्य है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की रीढ़ से क्या तात्पर्य, क्या मतलब है रीढ़ का। आइए समझते हैं इसको स्ट्रक्चरली। ये देखिए बच्चों, ये 3 अमीनो अम्ल है, दो जुड़ चुके हैं, ये पेप्टाइड बंध है उनके बीच में, ये तीसरा जुड़ने जा रहा है, रिएक्शन हो रहा है, कौन सा, निर्जलीकरण संश्लेषण। यहां से जलकाणु एक निष्कासित हो रहा है, तो एक नया पेप्टाइड बंध बनेगा। ये देखिए बन गया यहां पे, तो गौर कीजिएगा, यहां पे 1 2 3 अमीनो अम्ल जुड़ने जा रहे हैं। ये जो पर्पल कलर में आप हिस्सा देख रहे हैं बच्चों, ये सब में एक समान होता है। क्या चीज भिन्न होती है, आर समूह। क्या चीज भिन्न होती है, आर समूह। ये है आर समूह, ये भी है आर समूह, ये भी क्या है, आर समूह, ठीक है। तो अब आप देखें, ये जब जुड़ गया यहां पर, ये 3 छोटी छोटी बातें, जब भी पहला पेप्टाइड बंध बनता है ना बच्चों, किस किस के बीच में बनता है, जो पहला अमीनो अम्ल होता है ना, उसके कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे के अमीनो समूह के बीच में क्या बनता है, पहला पेप्टाइड बंध, ठीक है। तो पहले अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के साथ अभिक्रिया करता है, तब क्या बनता है, पहला पेप्टाइड बंध। उसी प्रकार दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह तीसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के साथ जब अभिक्रिया करता है, तब क्या बनता है, दूसरा पेप्टाइड बंध। और इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाता है। तो जो पहला अमीनो अम्ल होगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, उसका कौन सा समूह मुक्त होगा, ये देखिए, ये कौन सा, अमीनो समूह मुक्त होगा। तो इसे बोलते हैं एन टर्मिनल अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, एन सिरा अमीनो अम्ल, एन सिरा अमीनो अम्ल, एन टर्मिनल अमीनो एसिड। और जो अंतिम अमीनो अम्ल होगा बच्चों, उसमें ये जो कार्बोक्सिलिक समूह आप देख रहे हैं, ये लास्ट वाले का, ये जो लास्ट वाले का कार्बोक्सिलिक समूह है, ये क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा, मुक्त रह जाएगा। तो इसे बोलते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड, यानी सी सिरा अमीनो अम्ल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें गौर करने वाली बात ये बच्चों, ये पर्पल वाला जो पार्ट है, ये सब में क्या है, कॉमन, सेम, एक समान पाया जाता है। ये आर ग्रुप, ये येलो और ग्रीन कलर में जो दिखा रखा है आर समूह, ये क्या है, भिन्न। तो ये जो पर्पल वाला एक समान पार्ट है ना बच्चों, आर समूह को छोड़कर, आर समूह को छोड़कर जो हिस्सा है, ये क्या बनाता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की रीढ़ बनाता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बैकबोन, बैकबोन यानी रीढ़ बनाता है। ये लिखा हुआ है यहां पे, किसको छोड़ के, आर समूहों को छोड़ के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की रीढ़, और इसी की आकृति को हम क्या कहते हैं बच्चों, द्वितीयक विन्यास या द्वितीयक संरचना, ठीक है। ये मुख्य रूप से, अब आइए अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है, हमने देखा था ये जो हिस्सा है सब में, ये क्या है, एक समान, ये सब में क्या है, एक समान, केवल यही तो भिन्न है। तो बस इसको छोड़ दें तो बाकी जो हिस्सों से जो भी आकृति बनती है यहां पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की, बस उसी का क्या नाम दिया गया है बच्चों, द्वितीयक विन्यास या द्वितीयक संरचना। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की रीढ़ की आकृति को द्वितीयक विन्यास कहते हैं। तो ये वही चित्र है, ये द्वितीयक, ये बैकबोन इसका। ये 2 प्रकार की होती है बच्चों,
तो साइंटिस्ट लोगों ने एक तकनीक होती है जिसका नाम होता है एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। तकनीक का नाम क्या है? एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। इस तकनीक की सहायता से जब साइंटिस्ट लोगों ने यहां पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी करने की कोशिश की, प्रोटीन की संरचना का अध्ययन करने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की रीढ़ होती है ना बच्चों, ये दो अलग अलग प्रकार की आकृतियों में पाई जाती है। एक होती है कुंडलित संरचना जिसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स, और एक होती है जिगजैग यानी टेढ़ी मेढ़ी संरचना जिसे कहते हैं बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। पहले हम पढ़ेंगे अल्फा हेलिक्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अल्फा हेलिक्स को अल्फा हेलिक्स क्यों बोला? क्योंकि बच्चों ग्रीक भाषा में अल्फा जो है वो पहला अक्षर होता है वर्णमाला का, ये पहले डिस्कवर हुआ तो बोल दिया अल्फा हेलिक्स, बीटा बाद में आया तो उसको बोल दिया बीटा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये दाईं तरफ घुमाव वाली सर्पिलाकार कुंडलित श्रृंखला, आपने घुमावदार सीढ़ी देखी होगी, गोल गोल, सिंपल सी बात है ना, पानी की टंकी की चारों तरफ, तो वैसी ही संरचना होती है घुमावदार सर्पिलाकार कुंडलित श्रृंखला, जिसमें औसतन प्रत्येक घूम में यानी एक टर्न में, एक टर्न का मतलब होता है 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर, 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर, प्रत्येक घूम में लगभग कितने अमीनो अम्ल होते हैं बच्चों? यहां पर 3.5, लगभग 3.5 अमीनो अम्ल। ठीक है, फिर यहां पर यह संरचना अंतः आणविक हाइड्रोजन बंधों द्वारा इसको स्टेबिलिटी प्रदान की जाती है। ठीक है, उदाहरण हो जाएंगे केराटिन, मायोसिन तथा ट्रोपोमायोसिन। संरचना कुछ ऐसी होती है, गौर कीजिएगा इस पे। राइट हैंडेड रोटेशन, अब इस राइट हैंडेड रोटेशन का मतलब क्या है समझते हैं बच्चों। अपना राइट हैंड लीजिए, अभी आपको ये करना है, राइट नाउ अभी आपको ये करना है, अपना राइट हैंड लीजिए, ये राइट हैंड। ठीक है, अब राइट हैंड की फिंगर्स को मैंने मोड़ा, फिंगर्स की कर्लिंग, ये फिंगर को ऐसे मोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो थंब जो है, अंगूठे की जो दिशा है ना, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये जो फिंगर्स की कर्लिंग की फिंगर, उंगलियां कैसे मुड़ी हैं आप देखें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये राइट हैंड है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज जब हम इसमें चलेंगे, जब इस हेलिक्स में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो किसकी तरफ जाएंगे? ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, और यही राइट हैंड जब मैं लेकर के इस राइट हैंड को देखें आप ऐसे उल्टा करने जा रहे हैं, उल्टा, ये उल्टा कर दिया, तो इसी राइट हैंड की जो फिंगर्स की कर्लिंग की डायरेक्शन है, ये अब कौन सी डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन में है बच्चों? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब इसको हम जाएंगे तो कैसे जा रहे हैं? नीचे की तरफ। आइए देखते हैं एक बार इसको, है ना। एंटी क्लॉकवाइज, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तो कहां जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिर इसको उल्टा कर दिया नीचे, और क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जब आ रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो इस प्रकार के हेलिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? राइट हैंडेड हेलिक्स, दाहिनी घुमाव वाला कुंडली, सिंपल। औसतन इसमें प्रत्येक घूम यानी एक घेरे में, एक घेरे का मतलब होता है बच्चों 360 डिग्री का पूरा एक चक्कर। एक घेरे में यहां पर औसतन होते हैं 3.6 अमीनो अम्ल। अब आप कहेंगे सर पिछली बार तो आपने बताया था 3.5। बच्चों यहां पर हमने एक बात और लिखी थी, आप देखें क्या लिखा हुआ है? लगभग। तो एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे सकता है आपको, लगभग 3.5। एग्जैक्टली बात करें तो 3.6। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ बच्चों सीधा सीधा कि जब कुल 36 अमीनो अम्ल होंगे ना, जब इस हेलिक्स में कुल 36 अमीनो अम्ल होंगे तो कितने चक्कर पूरे होंगे? 10। कितने घूम पूरे होंगे? 10। तो औसत लगा लें 36/10, यानी प्रत्येक घूम या एक टर्न में, एक घेरे में कितने अमीनो अम्ल हैं औसतन? 3.6। सिंपल। एक ही श्रृंखला के अमीनो अम्लों के मध्य अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, इधर देखिएगा, ये एक अमाइड समूह है, गौर कीजिएगा, CONH। तो ये जो H है इस पर है डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये CONH इस पर है डेल्टा नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में बन गया ये हाइड्रोजन बंध। अब ये अमाइड समूह और ये अमाइड समूह दोनों एक ही श्रृंखला के तो हैं, तो ये क्या कहेंगे हम? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। तो याद रखिएगा अल्फा हेलिक्स में कौन सी हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है केराटिन। केराटिन वह प्रोटीन है जो बालों में पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है, गाय भैंस के खुर में पाया जाता है, सींग में पाया जाता है, मांसाहारी प्राणी जैसे कि शेर के पंजों में पाया जाता है। इन सब में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। कैसा प्रोटीन होता है? रेशेदार होता है, कठोर होता है, पाचन के लिए प्रतिरोधी, यानी आसानी से इसका पाचन नहीं होता है। स्क्लेरोप्रोटीन वो होते हैं जो संरचनात्मक भूमिका निभाते हैं तथा कठोर होते हैं। सिंपल। तो ये केराटिन एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें हमें अल्फा हेलिक्स देखने को मिलता है। और भी प्रोटीनों में मिलता है, लेकिन इसमें लगभग पूरी ही श्रृंखला किस रूप में होती है? अल्फा हेलिक्स के रूप में होती है। इसके बाद दूसरी द्वितीयक संरचना आती है बच्चों, और वो है बीटा प्लीटेड सीट संरचना।
जिसे इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की जो रीढ़ है वो कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी, अंग्रेजी में कहते हैं जिगजैग। और यहां पर कौन से हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं बच्चों, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी दो अलग अलग श्रृंखलाओं के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा फाइब्रोइन, सिल्क प्रोटीन, जो सिल्क वर्म होता है, रेशम का कीड़ा, वो जो रेशम बनाता है उसमें जो प्रोटीन है वो है, उसका नाम है फाइब्रोइन, और उसमें हमें यह संरचना बीटा प्लीटेड शीट संरचना देखने को मिलती है। अब प्लीटेड शीट का मतलब क्या है बच्चों, समझिएगा। प्लीटेड को अंग्रेजी में एक सरल शब्द है फोल्डेड, क्या शब्द है, फोल्ड। हिंदी में बोले, हिंदी में बोलेंगे वलित, क्या बोलेंगे, वलित। तो ध्यान से सुनिएगा, खिड़की में जो पर्दे लगे होते हैं, घरों में लगे होंगे आपके, ऑब्वियस सी बात है, खिड़की में जो पर्दे लगे होते हैं उनमें जो सलवटें होती हैं, शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं, खिड़की के पर्दों की जो सलवटें होती हैं, ठीक वैसी ही यह संरचना दिखती है, इसलिए क्या नाम दिया गया है, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो गौर कीजिएगा, यहां पर ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, यहां पर देखें आप, ये जो खिड़की के पर्दों की सलवटें होती है उसी तरह से ये बार बार क्या है, फोल्डेड है। ये जो रीढ़ है वो कैसी है, जिगजैग स्ट्रक्चर है, टेढ़ी मेढ़ी है। और इसमें कौन से हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। ये एक श्रृंखला का CONH ग्रुप है, अमाइड समूह है, इस पर डेल्टा नेगेटिव, और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, इसके अमाइड समूह में से ये हाइड्रोजन पर है डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां पर क्या बन गया, हाइड्रोजन बंध, दो अणुओं के बीच में बना, दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच में बना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर कौन सा हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर। फिर अगर हम बात करें टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात पर आते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संपूर्ण वलन को दर्शाती है। अब इसी शब्दों पे ध्यान देना बच्चों, बहुत सरल बातें होती हैं, एक एक शब्द पे ध्यान दें आप। संपूर्ण वलन, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संपूर्ण वलन को दर्शाती है कौन सी संरचना, तृतीयक संरचना। हम ऐसा भी कह सकते हैं, यह एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के पूर्ण त्रिआयामी रूप को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब क्या समझते हैं बच्चों, द्वितीयक संरचना में हमने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के केवल और केवल रीढ़ की आकृति की बात की थी, केवल और केवल रीढ़ की आकृति की बात की थी, उसमें हमने आर समूहों को इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन जब हम तृतीयक संरचना की बात करते हैं तो हम संपूर्ण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के वलन की बात करते हैं। मतलब अब हम उसमें आर समूहों की क्या स्थिति है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये क्लियर कट डिफरेंस है दोनों के बीच में, ध्यान से सुनिएगा। तो तृतीयक संरचना के आधार पर प्रोटीनों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है बच्चों, रेशेदार तथा गोलिकाकार। और जो गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं उनकी तृतीयक संरचना तुलनात्मक जटिल होती है, यह अत्यधिक वलित होती है, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है। कैसे, ये उदाहरण देखिए, ये चित्र है आपके सामने। अब आप देखें, ये एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये मायोग्लोबिन प्रोटीन की तृतीयक संरचना का चित्र है। मायोग्लोबिन प्रोटीन मांसपेशी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये है उसका तृतीयक संरचना। तो देखें हो क्या रहा है यहां पे, इस भाग से लेकर के इस भाग तक ये अल्फा हेलिक्स नजर आ रहा है आपको, ये अल्फा हेलिक्स पूरा, फिर ये एकदम से मुड़ गई, अचानक से मुड़ गई। अब क्यों मुड़ गई, कुछ विशेष अमीनो अम्लों की वजह से, जैसे कि ग्लाइसिन तथा प्रोलिन। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, बता रहे हैं जानकारी के लिए, ग्लाइसिन तथा प्रोलिन। तो किस भाग में अल्फा हेलिक्स होगा और किस भाग में, गौर कीजिएगा, किस भाग में ये अचानक मुड़ जाएगी, ये सब कुछ बच्चों निर्भर करेगा कि उस भाग में कौन से अमीनो अम्ल हैं। यानी कि जो बात हमने पहले पढ़ी थी, याद कीजिए, प्रोटीन का अमीनो अम्ल अनुक्रम यानी उसकी प्राथमिक संरचना ही उसके उच्चतर संरचनाओं का आधार होता है। उसके द्वितीयक संरचना, उसके तृतीयक संरचना तथा उसकी चतुष्टयीय संरचना का आधार होता है। याद कीजिए, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यह है अत्यधिक वलित, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर, यानी तृतीयक संरचना इस प्रोटीन की, जिसका नाम क्या है, मायोग्लोबिन। तो दो प्रकार होते हैं तृतीयक संरचना के आधार पर प्रोटीनों के, रेशेदार तथा गोलिकाकार। बच्चों, रेशेदार प्रोटीनों की जो तृतीयक संरचना होती है वो तुलनात्मक सरल होती है, जबकि गोलिकाकार प्रोटीनों की जो तृतीयक संरचना होती है वो तुलनात्मक जटिल होती है। ये रेशों की तरह लंबे, पतले व कुंडलित दिखते हैं, जबकि ये ऊन के खोखले गोले की तरह दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा दादी और नानी जो स्वेटर बुनती है उसका ऊन का गोला जब रेसे उलझे हुए से होते हैं लगभग वैसा ही दिखता है, जैसा कि अभी हमने मायोग्लोबिन की संरचना में देखा था।
लगभग गोलाकार, रफली स्फेरिकल, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं ढूंढना है, पूरी तरह से परफेक्ट गोलाकार नहीं मिलेगा, लगभग गोलाकार संरचना इनकी होती है। ठीक है, ये रेशेदार प्रोटीन जो है ये जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि गोलिकाकार प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं, और ये बनाते हैं, आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, कोलॉइडल विलयन। जल में क्या बनाते हैं? कोलॉइडल विलयन। ठीक है, कोलॉइडी विलयन। यह मुख्यतः संरचनात्मक भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पे अल्फा केराटिन तथा फाइब्रोइन। फाइब्रोइन हमने देखा रेसों के निर्माण में काम आ रहा है। मकड़ी का जो सिल्कवर्म, जो रेशम का कीड़ा होता है, वो अपना उससे क्या बनाता है? ककून बनाता है। ठीक है, तो संरचनात्मक भूमिका। अल्फा केराटिन बाल के निर्माण में, नाखून के निर्माण में, खुर के निर्माण में, ये संरचनात्मक भूमिकाएं हैं। ठीक है, जबकि ये प्रोटीन जो होते हैं गोलिकाकार, ये विविध प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं, विविध प्रकार के कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पे हीमोग्लोबिन किस काम आता है? ऑक्सीजन के परिवहन में। एंजाइम क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं एंजाइम। ये भी प्रोटीन ही होते हैं। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम है इसका। एंटीबॉडीज रोगाणुओं से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं एंटीबॉडीज, ये भी प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये विविध प्रकार की भूमिका निभाते हैं। तो आपको समझना चाहिए कार्यात्मक दृष्टि से कौन ज्यादा विविध है, किसकी भूमिका विविध है? गोलिकाकार प्रोटीनों की विविध भूमिका विविध होती है, डाइवर्स होती है। ठीक है, फिर बच्चों हम बात करें कि प्रोटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में या कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में अधिकांश प्रोटीन जो है वो तृतीयक संरचना में पाए जाते हैं। अधिकांश प्रोटीन तृतीयक संरचना में पाए जाते हैं। क्यों बोला? क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो चतुष्टीय संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश प्रोटीन तृतीयक संरचना में पाए जाते हैं और ये उनकी जैविक गतिविधियों के लिए बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो अब इसमें बंध कौन कौन से मिलते हैं? तृतीयक संरचना में कौन कौन से बंध होते हैं अगर उसकी बात करें तो पेप्टाइड बंध, जो कि पहले से हमने देखा। अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला है वो बनी किससे? पेप्टाइड बंधों से, पहली बात तो। फिर हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, हाइड्रोफोबिक बंध तथा आयनिक बंध, ये सभी बंध भी पाए जाते हैं। एक एक करके हम सबकी चर्चा करेंगे। तो बच्चों जो पेप्टाइड बंधों की हमने बात की, वो तो जब अमीनो अम्ल जुड़ते हैं पहले तो उसी समय बन जाते हैं जब राइबोसोम पर प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण या निर्माण। फिर हमने देखा कि जैसे ही वो श्रृंखला थोड़ी सी आगे बढ़ती है, कुछ अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं, अब उसमें ऑटोमेटिकली स्वतः कुंडलन शुरू हो जाता है, क्योंकि एकल बंधों के चारों तरफ पूर्ण घूर्णन जो है, फ्री रोटेशन, मुक्त घूर्णन संभव होता है। मुक्त घूर्णन संभव होता है जिससे कि अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यह अत्यधिक वलित कैसे होती है? हमने देखा कुछ जगहों पर यह अचानक मुड़ जाती है कुछ अमीनो अम्लों की वजह से। अब इनके आर समूह, वे अमीनो अम्ल जो क्रम के हिसाब से दूर दूर थे, वे भी पास पास आ सकते हैं और उनके आर समूहों के मध्य क्या बनेंगे? अतिरिक्त बंध। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, क्या बनेंगे? अतिरिक्त बंध, एडिशनल बॉन्ड्स। ठीक है, आर समूहों के मध्य अतिरिक्त बंध बनेंगे। कौन कौन से हम देखेंगे वन बाय वन। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोफोबिक बंध, डाइसल्फाइड बंध तथा आयनिक बंध। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन बंध। गौर कीजिएगा बच्चों, जो हाइड्रोजन बंधों की बात हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी द्वितीयक संरचना में की थी, वो अमाइड समूहों के बंध अमाइड समूहों के बीच में बन रहे थे। अब की बार जो हाइड्रोजन बंधों की हम बात कर रहे हैं वो अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध है, एक्स्ट्रा। किसके बीच में बन रहे हैं? आर समूहों के मध्य, अमीनो अम्लों के आर समूहों के मध्य। फॉर एग्जाम्पल सीरीन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसके आर समूह में क्या है? अल्कोहल समूह। हमने देखा था, मैंने बताया भी था आपको, ये हाइड्रोजन बंध के निर्माण में काम आएगा। एस्पेराजीन जो है उसमें भी, एस्पेराजीन में यहां पर होता है अमाइड ग्रुप। ठीक है, एस्पेराजीन में क्या होता है? अमाइड ग्रुप, CONH2। तो ये दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। आइए देखते हैं, ये गौर कीजिएगा, ये हाइड्रोजन बंध बना यहां पे। ये है सीरीन का आर समूह CH2OH और ये है एस्पेराजीन का आर समूह CONH2। तो इनके बीच में यहां पर क्या बन गया है? हाइड्रोजन बंध। ये संरचनाएं आपको रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, हम समझने के लिए सारी बातें कर रही है। चित्र सिर्फ समझने के लिए रखा गया है, ध्यान रहे। ठीक है, हाइड्रोजन बंध के बाद बच्चों दूसरा आता है यहां पर हाइड्रोफोबिक बंध। आर समूह के मध्य बनने वाले है ना बंधों की हम बात कर रहे हैं, तृतीयक संरचना में जो पाए जाते हैं। ये बनते हैं जल विरागी पार्श्व श्रृंखलाओं वाले यानी आर ग्रुप वाले अमीनो अम्लों के मध्य। उदाहरण हो जाएंगे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, एलानिन, वैलिन, ये सारे अमीनो अम्ल इसके उदाहरण हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे ये देखिएगा, यहां पर क्या बन रहा है? यहां पर
नॉन पोलर ग्रुप्स जो होते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अध्रुवीय प्रकृति के समूहों के बीच में, अध्रुवीय अणुओं के बीच में कौन से बंध बनते हैं? वंडरवाल बंध। इसी का यहां पर एक दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिक बंध। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इसलिए बोल दिया, जब ये बंध बनते हैं तो जल के अणु हट जाते हैं, तो इसलिए बोल दिया हाइड्रोफोबिक बंध, जल विरागी बंध। ठीक है, फिर तीसरा बंध श्रेणी आती है बच्चों डाइसल्फाइड बंध। डाइसल्फाइड बंध सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के मध्य बनते हैं। हमने देखा था दो होते हैं, कौन कौन से? सिस्टीन तथा मिथ्योनिन। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, प्रोटीनों में डाइसल्फाइड बंध के निर्माण में केवल और केवल सिस्टीन ही काम आता है, मिथ्योनिन काम नहीं आता। अब आपको पूछना चाहिए सर क्यों? तो जवाब यह है कि केवल सिस्टीन में जो आर समूह में हमने बोला था थायोल ग्रुप होता है, थायोल समूह का ऑक्सीडेशन संभव है, थायो ईथर समूह का ऑक्सीडेशन आसानी से संभव नहीं है, तो वो कोशिकाओं में होता नहीं है। याद रखिएगा, केवल सिस्टीन डाइसल्फाइड बंध के निर्माण में काम आता है। सिस्टीन अमीनो अम्लों के थायोल समूह के मध्य बनते हैं। पेप्टाइड बंध के बाद दूसरे नंबर के सबसे मजबूत बंध होते हैं ये। ठीक है, और जो केराटिन की कठोरता होती है, जैसे ये नाखून कठोर संरचना है ना, जानवरों के, गाय भैंस की अगर बात करें, खुर कठोर है ना, सींग कठोर संरचना है ना, तो इस कठोर संरचना के निर्माण में केराटिन क्यों हो कठोरता ला पाता है? क्योंकि इसमें अनेकों क्या पाए जाते हैं? सिस्टीन अमीनो अम्ल, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या बनेंगे? अनेकों डाई सल्फाइड बंध बनेंगे। इस वजह से कैसी संरचना बन पाती है? कठोर संरचना। ठीक है, तो ये देखिए डाइसल्फाइड बंध, ये यहां पर CH2SH जो था, ये जो दो एसिड समूह होते हैं सिस्टीन के, SH समूह जो होते हैं, इसमें से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यहां पर। ठीक है, और ये दो सल्फर जुड़ जाएंगे, सल्फर सल्फर, इसीलिए इस बंध का नाम क्या होता है बच्चों? डाइसल्फाइड। डाई यानी दो सल्फर परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध क्या कहलाएगा? डाइसल्फाइड बंध। सिंपल सी बात। फिर है आयनिक बंध। आयनिक बंध, ये देखिए, आयनिक बंध किसके बीच में बनेगा? उन अमीनो अम्लों के आर समूह के मध्य जिनके आर समूह क्या होंगे? आवेशित होंगे, विपरीत आवेशित। एक होगा धनावेशित और दूसरा होगा ऋणावेशित। क्षारीय अमीनो अम्ल का आर समूह होता है धनावेशित, जबकि अम्लीय अमीनो अम्ल का आर समूह होता है ऋणावेशित। एस्पार्टिक अम्ल ऋणावेशित होगा, लाइसीन धनावेशित होगा, क्या बन जाएगा? आयनिक बंध। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये है यहां पर लाइसीन का आर समूह, ये है एस्पार्टिक अम्ल का आर समूह, प्लस माइनस क्या बन गया? आयनिक बॉन्ड। तो ये सारे बंध यहां पर पाए जाते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर की, यानी कि बंध प्रबलता क्रम की, यानी कौन सा बंध सबसे मजबूत और कौन सा सबसे कमजोर, क्रम की बात करेंगे। तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना में सर्वाधिक मजबूत बंध होता है पेप्टाइड बंध, उसके बाद डाइसल्फाइड, उसके बाद आयनिक, उसके बाद हाइड्रोजन तथा उसके बाद जल विरागी बंध। अब बच्चों को यहां पर डाउट आता है, आपको भी आ रहा होगा, आना चाहिए, कि सर हमने तो केमिस्ट्री में पढ़ा है कि आयनिक बंध सबसे मजबूत बंध होता है और आप बता रहे हैं कि पेप्टाइड बंध यहां पर सबसे मजबूत है। तो ध्यान से सुने बच्चों, आपने जो केमिस्ट्री में पढ़ा है बिल्कुल ठीक पढ़ा है, लेकिन वो जो बात है ना, उसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती, कुछ शर्तें लागू होती है उस बात पे, और वो आप भूल जाते हैं। वो क्या है? आयनिक बंध सबसे मजबूत बंध है, लेकिन निर्वात में यानी वैक्यूम में, या यूं कहें एयर में। ठीक है, मेरे हाथ में सोडियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, चारों तरफ क्या है? वायु, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है, लेकिन जैसे ही हम नमक को जल में घोलते हैं वो घुल जाता है, और उसके वो पूरी तरह से घुल जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फिजिक्स में, कि दो बिंदु आवेशों के बीच में, पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये तो है निर्वात में। अब माध्यम में बात करें, जैसे जलीय माध्यम, तो यहां पर नीचे एक क्वांटिटी आ जाएगी इप्सिलॉन R, जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है लगभग 80 के बराबर, यानी कि जलीय माध्यम में आयनिक बंध बच्चों 80 गुना कमजोर पड़ जाता है, वायु की तुलना में 80 गुना कमजोर पड़ जाता है। और याद रखिएगा, कोशिकाओं में माध्यम कैसा है? जलीय। कोशिकाओं में माध्यम कैसा है? जलीय। और यहां पर जब हम प्रोटीनों में बंध के प्रबलता के क्रम की बात करते हैं तो प्राकृतिक परिस्थितियों में ही करते हैं, जलीय माध्यम में करते हैं। और पेप्टाइड बंध और डाइसल्फाइड बंध दोनों कैसे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखिएगा, जलीय माध्यम, सार जलीय माध्यम में सबसे मजबूत बंध होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जलीय माध्यम में, और ये दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये स्ट्रांग होंगे यहां पे। अब आप पूछेंगे सर दोनों ही तो कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर ये ज्यादा क्यों? तो सुने, यहां पर 2p ओवरलैप है, जबकि यहां पर 3p ओवरलैप है। अब केमिस्ट्री की बातें हैं बच्चों, यही तो मजा है। ये चैप्टर दो विषयों को जोड़ता है, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान। तो यहां पर 2p ओवरलैप है, जबकि 3p ओवरलैप है। प्लस पेप्टाइड बंध में बच्चों यहां पर रेजोनेंस पाया जाता है। ये जो एमाइड बॉन्ड होता है ना, आप पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है कि यहां पर
रेजोनेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से इस पेप्टाइड बंध में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी आंशिक द्विबंध इस लक्षण इसमें होते हैं। इस वजह से भी ये बंध क्या होता है, सबसे स्ट्रांग। बस आपको ऑर्डर याद रखना है। अब सबसे ज्यादा स्ट्रांग पेप्टाइड, उसके बाद डाइसल्फाइड, उसके बाद आयनिक बंध, उसके बाद हाइड्रोजन, और सबसे कमजोर होता है वंडरवॉल या यूं कहें जल विरागी बंध। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी चतुष्टीय संरचना पर। क्या होती है चतुष्टीय संरचना, सुने ध्यान से। एक बहुश्रृंखला प्रोटीन की पूर्ण त्रिविमीय आकृति को चतुष्टीय संरचना कहते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न आपके दिमाग में ये होना चाहिए, सर ये बहुश्रृंखला प्रोटीन क्या है? तो ध्यान से सुने बच्चों, प्रोटीनों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं इस आधार पर कि उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं। कई सारे प्रोटीन एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बने होते हैं, इन्हें बोलते हैं एकल श्रृंखला प्रोटीन, मोनोमेरिक प्रोटीन अंग्रेजी में। और कई सारे ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, इन्हें बोलते हैं बहुश्रृंखला प्रोटीन। उदाहरण एकल श्रृंखला प्रोटीन के मायोग्लोबिन जो कि मांसपेशी कोशिकाओं में पाया जाता है, तथा राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। जबकि बहुश्रृंखला प्रोटीन के उदाहरण हो जाएंगे हीमोग्लोबिन तथा इंसुलिन। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब यह हुआ बच्चों, सीधा सीधा ध्यान से सुने, जो एकल श्रृंखला प्रोटीन होंगे जैसे कि मायोग्लोबिन, ये तो एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना हुआ है ना। एकल श्रृंखला प्रोटीनों के मामले में जो सब सर्वोच्च प्रोटीन संरचना का स्तर है वो है तृतीयक। खत्म हो गया बस यहीं पे। चतुष्टीय संरचना की बात ही हम सिर्फ और सिर्फ किसके मामले में करेंगे, बहुश्रृंखला प्रोटीन के मामले में करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। तो मायोग्लोबिन के चतुष्टीय संरचना की बात हम कभी करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम हीमोग्लोबिन के चतुष्टीय संरचना की बात करेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, यानी हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है बच्चों, बहुश्रृंखला प्रोटीन। तो इसकी चतुष्टीय संरचना की बात हम करेंगे। कैसे बनती है चतुष्टीय संरचना, ध्यान से सुने। 2 या 2 से अधिक तृतीयक संरचना की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं, तब जाकर क्या बनती है, चतुष्टीय संरचना। ठीक है, और इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य वही बंध बनेंगे बच्चों आर समूह के मध्य जो हमने तृतीयक संरचना में देखे। बस फर्क इतना सा होगा, इस बार ये आर समूह किसके होंगे, 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के, 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के होंगे। दैट्स इट। चतुष्टीय संरचना प्रोटीन की सर्वाधिक स्थायी संरचना होती है। समझना भी बड़ा आसान है, क्योंकि सर्वाधिक बंध कौन सी संरचना में होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुष्टीय। ऑब्वियस सी बात है चतुष्टीय। तो सर्वाधिक स्थायी संरचना, सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, चतुष्टीय संरचना। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो कि हमने बात की 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 को बोलते हैं अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला, 2 होती हैं बीटा ग्लोबिन श्रृंखला। ठीक है, प्रत्येक अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला में 141 अमीनो अम्ल होते हैं, जबकि प्रत्येक बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में 146 अमीनो अम्ल होते हैं, और इनका अमीनो अम्ल अनुक्रम भी अलग अलग होता है, अल्फा श्रृंखला तथा बीटा श्रृंखला का। ठीक है, और ये कुछ ऐसी संरचना होती है बच्चों। ये है चतुष्टीय संरचना। देखें आप, ये है चतुष्टीय संरचना किसकी, हीमोग्लोबिन की। गौर कीजिएगा, ये एक अल्फा श्रृंखला, इसके ठीक सामने ये अल्फा श्रृंखला, 2 ये बीटा श्रृंखला और ये बीटा श्रृंखला, कुल कितनी हो गई, 4। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ एक हीम समूह जुड़ा रहता है बच्चों, हीम समूह। ये है हीम समूह, जिसके सेंटर में क्या होता है, आयरन Fe2+। ठीक है, जिससे कि एक ऑक्सीजन अणु जुड़ सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों, हीमोग्लोबिन का एक अणु अधिकतम कितने ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन कर सकता है, 4। एक ऑक्सीजन जुड़ेगा यहां, दूसरा ये यहां जुड़ेगा, तीसरा ये यहां जुड़ेगा, और चौथा ये यहां जुड़ेगा। 4 ऑक्सीजन अणु यहां पर जुड़ सकते हैं। ये बात आपको आसानी से याद रहनी चाहिए, यहां से याद रखिएगा। कुल मिला के बच्चों, ये जो पूरी संरचना है, ये पूरी संरचना, ये यहां से लेकर के यहां, ये है चतुष्टीय संरचना इस बहुश्रृंखला प्रोटीन की, जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। तो आपसे पूछा जा सकता है, हीमोग्लोबिन किस संरचना में पाया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्टीय? सीधा सा उत्तर क्या होगा बच्चों, चतुष्टीय। लेकिन बच्चों अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, वरना आप गलती कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, प्रत्येक मतलब एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जैसे ये मान लिया हमने, ये बीटा, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कौन सी संरचना में पाई जाती है, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना या चतुष्टीय संरचना? तो इस बार बच्चों उत्तर होगा
तृतीयक संरचना। क्या होगा? ये प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कौन सी संरचना में? तृतीयक। ये तृतीयक, ये तृतीयक। ये तृतीयक संरचनाओं वाली अलग अलग 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं ने आपस में मिलके ये किसका निर्माण किया है? चतुष्टयीय संरचना का। इतनी सी बात है बच्चों, इससे ऊपर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर हम स्थायित्व के अनुक्रम की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्थायी स्टेबल चतुष्टयीय, फिर तृतीयक, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। फिर बच्चों एक टॉपिक आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण। ये क्या होता है? ध्यान से सुने। प्रोटीन की जो त्रिविमीय संरचना होती है ना बच्चों, वो एक विशिष्ट ताप और पीएच पर ही मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है। अगर ताप या पीएच में परिवर्तन हो जाए बच्चों, तो उसकी जो त्रिविमीय संरचना है उसमें विकार आ सकता है, विकृति आ सकती है। इसी को कहते हैं विकृतीकरण। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि त्रिविमीय संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले जो बंध होते हैं ना, अभी हमने देखा आर समूह के मध्य बहुत सारे प्रकार के बंध बनते हैं। ये बंध टूट जाते हैं जब ताप परिवर्तन होता है। फॉर एग्जांपल, एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर आयनिक बंध जो कि कमजोर है जलीय विलयन में, आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, जल विरागी बंध, ये सारे बंध क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार पीएच में परिवर्तन करने पर जो समूह है उनमें या तो प्रोटॉन ग्रुप जुड़ सकता है, जैसे अम्लीय पीएच हो जाए तो प्रोटॉन समूह जुड़ जाएगा, प्रोटोनेशन, इससे हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। या कहें क्षारीय पीएच पर कोई समूह अपना H+ प्रोटॉन दान कर सकता है तो भी हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। कुल मिलाकर के पीएच में परिवर्तन करने पर या तापमान में परिवर्तन करने पर प्रोटीन की त्रिविमीय संरचना में बंध टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से उसकी त्रिविमीय संरचना में क्या आ जाता है? विकार आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? विकृतीकरण। अब ये विकृतीकरण बच्चों 2 प्रकार का होता है। ठीक है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय। लो टेम्परेचर पर, कम तापमान पर यह होता है उत्क्रमणीय, यानी वापस नॉर्मल हो सकता है। लेकिन हाई टेम्परेचर पर यह होता है अनुत्क्रमणीय, यानी कि अब वो प्रोटीन वापस से पुनः अपनी प्राकृतिक अवस्था या क्रियाशील अवस्था में आने वाला नहीं है। ठीक है। विकृतीकरण में एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना नष्ट हो सकती है, द्वितीयक संरचना के बंध नष्ट हो सकते हैं, तृतीयक संरचना नष्ट हो सकती है, चतुष्टयीय संरचना नष्ट हो सकती है, लेकिन उसकी प्राथमिक संरचना अभी नष्ट नहीं हुई है। क्योंकि जब हम बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, इसका मतलब उसमें अभी पेप्टाइड बंध नहीं टूटे। कौन से बंध नहीं टूटे हैं बच्चों? पेप्टाइड बंध। और जब तक पेप्टाइड बंध टूटेगा नहीं, अमीनो अम्लों का अनुक्रम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी प्राथमिक संरचना पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। एक सरल चित्र के माध्यम से बात को समझें। ये नॉर्मल प्रोटीन है, उच्च ताप पर ये कुछ ऐसे हो गया, यानी ये था प्रॉपरली फोल्डेड, ठीक तरह से वलित, ये वलन बिगड़ गया इसका। अब अगर हम मान लीजिए यहां पे हाई टेम्परेचर पर तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए लो टेम्परेचर की बात करें, कम ताप पर फ्रिज में मान लीजिए हमने कोई चीज रख दी, फ्रिज में रखने पर खाना क्यों काफी देर तक सही रहता है? क्योंकि उसमें प्रोटीन जो है वो क्या हो जाते हैं? प्रिजर्व। उनका डीनेचुरेशन होता है, लेकिन कैसा? रिवर्सिबल। कैसा होता है? रिवर्सिबल। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये डीनेचर्ड प्रोटीन है, जब वापस हम कमरे के ताप पर उसको लेकर के आए तो ये रीनेचुरेशन इसका हो सकता है, ये पुनः अपने वलित संरचना में आ सकता है, जिसमें ये क्या होगा? फंक्शनल होगा, क्रियात्मक होगा। तो इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। फिर बच्चों प्रोटीन के प्रकारों की बात करें तो मुख्य तौर पर इनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: सरल, संयुक्त तथा व्युत्पन्न प्रोटीन। तो बच्चों प्रोटीन संरचना के डिस्कशन के बाद अब हम आते हैं एक और छोटे से कॉन्सेप्ट पर, और वो है प्रोटीन का विकृतीकरण, यानी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या होता है ये समझते हैं इसको। तापमान में या पीएच में परिवर्तन के साथ प्रोटीन की जो क्रियात्मक संरचना होती है, जो उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, वो नष्ट हो सकती है, या यूं कहें उसकी क्रियात्मक संरचना की हानि हो सकती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों कि सर ऐसा क्यों होता है? तो समझते हैं। तापमान में या पीएच में परिवर्तन होने पर बच्चों उसकी संरचना में जो पाए जाने वाले बंध हैं, प्रोटीन की तृतीयक या चतुष्टयीय संरचना में पाए जाने वाले जो बंध हैं, वो
टूट सकते हैं। बस यही कारण है कि उसका क्या हो सकता है, विकृतीकरण। जो हमने बंध पढ़े थे सारे भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे कि प्रोटीन की तृतीयक संरचना में कौन कौन से बंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोफोबिक बंध, आयनिक बंध, डाइसल्फाइड बंध, ये जो सभी बंध हैं ये टूट सकते हैं कई सारे कारणों से। तापमान एक कारण है, पीएच दूसरा कारण है, ठीक है। तो अब तापमान से समझते हैं क्या होगा। जब तापमान बढ़ता है बच्चों तो यहां पर मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स का कंपन बढ़ता है, तो उसकी वजह से दो परमाणु जो आयनिक बंध से जुड़े हुए हैं वो उनके बीच में दूरी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आयनिक बंध टूट सकता है। यही बात हाइड्रोजन बंध पर भी लागू होती है और जल विरागी बंध यानी हाइड्रोफोबिक बंध पर भी लागू होती है। पीएच के साथ क्या होता है, पीएच घटने पर, पीएच कम होने पर क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी, तो जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए परमाणु हैं उनका क्या हो सकता है, प्रोटोनेशन, यानी उस पर प्रोटॉन जुड़ सकता है, इससे भी वो हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। या यूं कहें उल्टा, पीएच बढ़ने पर यानी माध्यम सारीय होने पर क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए परमाणु है उनमें से एक अपना प्रोटॉन खो सकता है, जिसकी वजह से भी हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सार इतना सा है बच्चों कि पीएच में परिवर्तन पर या तापमान में परिवर्तन पर प्रोटीन की संरचना को स्थायी बनाने वाले जो बंध होते हैं वो टूट सकते हैं, और यही कारण है कि उसकी क्रियात्मक संरचना की क्या हो सकती है, हानि हो सकती है, वो नष्ट हो सकती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण, यानी प्रोटीन की संरचना में विकार आ जाना। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों यहां पे कि प्रोटीन का विकृतीकरण जब होता है तो उसकी द्वितीयक संरचना नष्ट हो सकती है, तृतीयक संरचना नष्ट हो सकती है, चतुष्टयीय संरचना नष्ट हो सकती है, लेकिन उसकी प्राथमिक संरचना नष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण तो इसमें ये 4 प्रकार के बंध टूट सकते हैं, डाइसल्फाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोफोबिक बंध तथा आयनिक बंध। लेकिन अभी एक बंध नहीं टूटा है, कौन सा, पेप्टाइड बंध। कौन सा बच्चों, पेप्टाइड बंध। सबने देखा सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है प्रोटीन में, पेप्टाइड बंध। तो याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि पेप्टाइड बंध टूटता नहीं है, पेप्टाइड बंध भी टूटता है, जल अपघटन अभिक्रिया के द्वारा टूटता है। याद रखिएगा, निर्जलीकरण संश्लेषण अभिक्रिया की ठीक विपरीत अभिक्रिया कौन सी होती है, जल अपघटन अभिक्रिया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी बंध निर्जलीकरण संश्लेषण अभिक्रिया से बनेगा वो जल अपघटन अभिक्रिया में टूटेगा। तो पेप्टाइड बंध कौन सी अभिक्रिया से टूटता है, जल अपघटन अभिक्रिया से टूटता है, पाचन की प्रक्रिया के दौरान। ठीक से सुना बच्चों आपने, पाचन की प्रक्रिया के दौरान। लेकिन जब हम कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण तो उसमें ये 4 प्रकार के बंध टूट सकते हैं, डाइसल्फाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोफोबिक बंध तथा आयनिक बंध। लेकिन कौन सा बंध नहीं टूटेगा, पेप्टाइड बंध। और हम जानते हैं बच्चों, जब तक पेप्टाइड बंध नहीं टूटेगा अमीनो अम्लों का अनुक्रम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, यानी उसकी प्राथमिक संरचना पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो बच्चों देखिए क्या होता है, एक डायग्रामेटिकली इस बात को समझते हैं। यह है नॉर्मल प्रोटीन, यह है उसकी त्रिविमीय संरचना। सपोज ये एकल श्रृंखला प्रोटीन है, ये उसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, तृतीयक संरचना है, तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बंध होंगे यहां पर आर समूह के मध्य। ठीक है, अब पीएच में परिवर्तन होने पे या तापमान में परिवर्तन होने पे इसका हो गया डीनेचुरेशन यानी विकृतीकरण। ये देखिए विकृत रूप हो गया इसका, इस रूप में ये क्रियाशील नहीं है। इसे यूं समझिए बच्चों, एंजाइम का उदाहरण हम लेते हैं। एंजाइम का विकृतीकरण, एंजाइम अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, उनका विकृतीकरण का अर्थ क्या हुआ, तापमान में परिवर्तित होने पे उनमें उनके आर समूह के मध्य जब कुछ बंध टूटेंगे तो उसका जो एक्टिव साइट है, उसका जो क्रिया स्थल है जहां पर सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है, वो अणु जिस पर ये है ना, वो अणु जिन पर ये क्रिया करके क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित, तो वो अणु जिसे कहते हैं क्रियाधार, अंग्रेजी में सबस्ट्रेट, वो कहां जुड़ता है, एंजाइम के किस भाग से जुड़ता है, एक्टिव साइट से। तो एक्टिव साइट किसकी बनी होती है, कुछ अमीनो अम्लों के आर समूहों से ही तो बनी होती है। तो जब ये आर समूहों के मध्य बनने वाले बंध टूट जाएंगे बच्चों, तो यहां पर एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाएगा, तो यहां पर क्रियाधार जुड़ नहीं पाएगा, यानी एंजाइम अपना कार्य नहीं कर पाएगा उत्प्रेरण का, कैटालिसिस का। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे एंजाइम ने अपनी क्रियाशीलता खो दी। इसी को कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। एक बात और ध्यान रखने की बच्चों, तापमान में अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है तो प्रोटीन का जो विकृतीकरण हुआ है वो रिवर्सिबल हो सकता है, यानी उत्क्रमणीय, तो ये फिर से अपनी नॉर्मल अवस्था में आ सकता है। इसे बोलते हैं रीनेचुरेशन। ठीक है, पुनः प्राकृतिकरण, रीनेचुरेशन। लेकिन अगर मान लीजिए तापमान में अत्यधिक परिवर्तन हो गया है तो फिर इतने बंध टूट सकते हैं कि अब उसका डीनेचुरेशन कैसा होगा, अनुत्क्रमणीय, यानी वापस वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकता। इतनी सी बात ध्यान रखनी है बच्चों आपको। इसके बाद हम आते हैं प्रोटीनों के वर्गीकरण पर। प्रोटीनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन तथा व्युत्पन्न प्रोटीन। सबसे पहले हम बात करेंगे सरल प्रोटीन की। सरल प्रोटीन वे होते हैं बच्चों जो केवल और केवल किसके बने होते हैं? अमीनो अम्लों के। और हमने देखा कि अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, यानी वो सिर्फ पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं, उसमें कोई भी अतिरिक्त गैर अमीनो अम्ल हिस्सा नहीं होता, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं सरल प्रोटीन। अब इनकी तृतीयक संरचना के आधार पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इन्हें हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, फाइब्रस यानी रेशेदार तथा ग्लोबुलर यानी गोलिकाकार। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपको याद ही रखने हैं बच्चों, सिंपल याद रखने वाली बातें उदाहरण है। फाइब्रस प्रोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोलेजन। जंतु के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? कोलेजन, याद रखना है आपको। इलास्टिन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है जो लचीलापन प्रदान करता है, तथा केराटिन जो हमने देखा बाल, नाखून, सींग, खुर इत्यादि संरचनाओं के निर्माण में काम आता है अल्फा केराटिन प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहां पर रुबिस्को। रुबिस्को एक एंजाइम होता है जो कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो केल्विन चक्र होता है उसमें काम आता है। कहां उपस्थित होता है? हरित लवक में यानी कि क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन होता है रुबिस्को। तो यह अपने आप में एक प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो आप कहेंगे ग्लूकोज। पादप जगत में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो आप कहेंगे सेल्यूलोज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर मिलने वाला सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो आपको कहना चाहिए रुबिस्को। प्रोटीन पूछा है रुबिस्को, ठीक है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन पाया जाता है बच्चों रक्त में। रक्त में एल्ब्यूमिन पाए जाते हैं और इनका काम होता है टू मेंटेन ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी रक्त कोलोइडी परासरणी दाब को बनाए रखना। किसका काम होता है? एल्ब्यूमिन का। इसके बाद ग्लोबिन, हमने देखा था हीमोग्लोबिन एक बहुश्रृंखला प्रोटीन है, वो 4 ग्लोबिन श्रृंखलाओं से बना होता है, 2 अल्फा श्रृंखलाएं तथा 2 बीटा श्रृंखलाएं। तो यहां पर एक अकेली ग्लोबिन श्रृंखला की बात हो रही है और वो ऑब्वियस सी बात है कैसा प्रोटीन कहा जाएगा? सिंपल प्रोटीन, ठीक है। तो बच्चों जो ग्लोबिन श्रृंखला है वो अपने आप में क्या है? एक मोनोमेरिक प्रोटीन, एकल श्रृंखला। लेकिन जब 4 ग्लोबिन श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं और उनके साथ हीम समूह भी जुड़ते हैं, प्रत्येक ग्लोबिन श्रृंखला के साथ एक हीम समूह जुड़ता है, तब हमने देखा था क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त प्रोटीन है, क्योंकि उसमें हीम समूह भी जुड़ा होता है जो कि अमीनो अम्लों का नहीं बना होता, जो कि गैर अमीनो अम्ल हिस्सा है, ठीक है बच्चों। लेकिन सिर्फ ग्लोबिन पूछे तो वो क्या है? सिंपल मोनोमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। फिर बात करें हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? ये भी गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं, ये धनावेशित होते हैं और डीएनए के पैकेजिंग में सहायता करते हैं। डीएनए के पैकेजिंग में सहायता करते हैं। डीएनए ऋणावेशित अणु होता है, हम जानते हैं। हिस्टोन प्रोटीन धनावेशित होते हैं क्योंकि इनमें क्षारीय अमीनो अम्लों की अधिकता होती है। कौन से क्षारीय अमीनो अम्ल? लाइसिन तथा अर्जिनिन, जिसकी वजह से इस पर नेट चार्ज होता है पॉजिटिव। 8 हिस्टोन प्रोटीन अणुओं का समूह कहलाता है हिस्टोन अष्टक। इस धनावेशित हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ लिपटता है नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए, ऋणावेशित डीएनए, जिससे कि डीएनए की पैकेजिंग संभव हो पाती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसके बाद बच्चों संयुक्त प्रोटीन को अगर हम बात करें, उसमें एक अमीनो अम्ल के अलावा, अमीनो अम्ल से बने हुए हिस्से यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अलावा एक गैर अमीनो अम्ल या यूं कहें अमीनो अम्ल रहित भाग भी होता है। तो संयुक्त प्रोटीन के 2 भाग होते हैं, प्रोटीन भाग तथा अप्रोटीनीय भाग। ये अमीनो अम्लों का बना हुआ, ये अमीनो अम्लों का बना हुआ नहीं होता। तो इस गैर प्रोटीन भाग को कहते हैं बच्चों सहकारक, अंग्रेजी में कहते हैं कोफैक्टर। इस सहकारक के आधार पर हम संयुक्त प्रोटीन को 7 श्रेणियों में बांटते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन तथा म्यूकोप्रोटीन। 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियो में बच्चों न्यूक्लियो का अर्थ है न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। तो जब प्रोटीन के साथ डीएनए या आरएनए जुड़ा होगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोप्रोटीन। उदाहरण हो जाएगा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, ये बने होते हैं डीएनए प्लस आरएनए, ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है, प्लस क्या होता है? प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन तथा गैर हिस्टोन प्रोटीन। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं क्रोमोसोम कैसी संरचना है? न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना है। राइबोसोम भी बना होता है प्रोटीन तथा आरएनए का, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। कुल मिलाकर संदेश ये है, मैसेज इतना सा है कि आरएनए तथा प्रोटीन का बना हुआ है, यानी ये भी कैसी संरचना है? न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना। वायरस, विषाणु जो है उसमें आनुवंशिक पदार्थ के तौर पर होता है या तो डीएनए और या फिर आरएनए, और उसके चारों तरफ होता है एक प्रोटीन का बना हुआ आवरण जिसे कहते हैं कैप्सिड। तो हम कह सकते हैं वायरस भी कैसे होते हैं, विषाणु भी कैसे होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन कण होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो यानी कलर, जिसकी वजह से कलर आता है, कलर। अच्छा, कलर क्यों आता है? क्योंकि इनमें पाया जाता है धातु तथा पोरफायरिन वलय का एक सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स, मेटल पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स इनमें पाया जाता है, धातु पोरफायरिन सम्मिश्र पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर ये धातु पोरफायरिन सम्मिश्र को हम कहते हैं हीम समूह। क्या होता है हीम समूह में? पोरफायरिन वलय होता है और उसके सेंटर में होता है आयरन।
Fe2+, फेरस आयन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम समूह पाया जाता है जिसमें मेटल होता है, आयरन, और इसी की वजह से उसका कलर कैसा होता है, रेड। इसी प्रकार बच्चों साइटोक्रोम क्या होता है? साइटोक्रोम्स आर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स, ये ऑक्सीकारी एंजाइम होते हैं। हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन के परिवहन में काम आने वाला प्रोटीन है, जबकि साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होते हैं, जिनमें भी क्या पाया जाता है? हीम समूह। अब यहां पर कुछ बच्चों को डाउट आता है, सर फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ना बच्चों, यहां जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसका अमीनो अम्ल अनुक्रम अलग है, किसकी तुलना में? हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली अमीनो अम्ल अनुक्रम की तुलना में। ठीक है, यहां पर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है अल्फा तथा बीटा, वो अलग है इसकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से, तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भिन्न है। ठीक है, गैर अमीनो अम्ल भाग एक समान है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या है? इन दोनों में भिन्न है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हीमोसाइनिन पाया जाता है कुछ अकशेरुकी जीवों में, जैसे कि मोलस्का जीव। ठीक है, तो मोलस्का, उनमें ये वैसा ही कार्य कर, हमारी शरीर में जैसा कार्य हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन का परिवहन, वैसा ही कार्य यहां पर इन मोलस्का जीवों में कौन करता है? हीमोसाइनिन। इसका कलर ब्लू होता है, क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर जो है पोरफायरिन वलय के साथ यहां आयरन नहीं जुड़ा होता। क्या जुड़ा होता है? कॉपर आयन। क्या जुड़ा होता है? कॉपर, क्यूप्रिक आयन, Cu2+। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात आती है लाइपोप्रोटीन की। तो बच्चों जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, वहां पर फॉस्फोलिपिड अणुओं की द्विआण्विक परत होती है जिसमें प्रोटीन धसे होते हैं, यानी लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। हम कह सकते हैं कोशिका झिल्ली एक लाइपोप्रोटीन संरचना होती है। फिर फॉस्फोप्रोटीन, वो प्रोटीन, नाम से ही हिंट मिल रहा है, इतनी सरल बातें हैं। प्रोटीन के साथ फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है तो फॉस्फोप्रोटीन। उदाहरण हो जाएगा दुग्ध में पाया जाने वाला प्रोटीन जिसका नाम है केसिनोजन, या उसी से एक और प्रोटीन बता जिसे हम बोलते हैं केसीन। दुग्ध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है बच्चों? केसीन या केसिनोजन, याद रखिएगा। केसिनोजन से थोड़ा परिवर्तन होकर केसीन बनता है, दोनों ही क्या है? फॉस्फोप्रोटीन, सिंपल। फिर अगर हम बात करें मेटालोप्रोटीन, नाम से मिल रहा है वो प्रोटीन जिसमें क्या जुड़ा हो? मेटल आयन, धातु आयन। ध्यान रखिएगा, क्रोमोप्रोटीन और मेटालोप्रोटीन में डिफरेंस है। क्रोमोप्रोटीन में केवल मेटल आयन नहीं है, वहां पर पोरफायरिन वलय तथा मेटल आयन है, इसमें पोरफायरिन वलय नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मेटालोप्रोटीन में मेटल आयन है लेकिन क्या नहीं है? पोरफायरिन वलय नहीं है। उदाहरण हो जाएगा इसका एंजाइम, अपने जो कि अपने कोफैक्टर या सहकारक के साथ जुड़ा हुआ है। इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेज विद जिंक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, उसके साथ जिंक आयन जुड़ा हुआ है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? मेटालोप्रोटीन। फिर एक और एग्जांपल, इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं? वे प्रोटीन जिनमें गैर अमीनो अम्ल भाग क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो मास है, जो भाग है, वो बाई मास, द्रव्यमान की दृष्टि से 4% से कम होता है, इतनी सी बात। उदाहरण याद रखेंगे, एक लार में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन जिसका नाम है म्यूसिन। दूसरा, रक्त में पाए जाने वाले अल्फा, बीटा तथा गामा ग्लोबुलिन भी क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडीज गामा ग्लोबुलिन होते हैं तथा, यानी हम कह सकते हैं एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कोशिका झिल्ली की सतह पर बाहर की तरफ जो ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं वो कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया। एग सेल जो है, एग सेल की सतह पर बाहर की तरफ पाया जाता है एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसका नाम है फर्टिलाइजिन, तथा स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका की सतह पर पाया जाता है एक सिंपल प्रोटीन, सरल प्रोटीन जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, शुक्राणु की कोशिका पर पाया जाता है एक सरल प्रोटीन जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। एग सेल की सतह पर पाया जाता है एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसका नाम है फर्टिलाइजिन। इन दोनों के बीच में यहां पर बाइंडिंग होती है, तभी कौन सी प्रक्रिया संभव हो पाती है? निषेचन। तो याद रखिएगा, ये दोनों कोशिकाओं को पहचानने में मदद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बात आपको समझने की जरूरत है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी मनुष्य प्रजाति की जो एग सेल है वो मनुष्य प्रजाति के शुक्राणु कोशिका को ही पहचानेगी, किसी दूसरी प्रजाति के शुक्राणु कोशिका को पहचानने वाली नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोशिकाओं को पहचानने में सहायता करते हैं ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों ही ये भूमिका निभाते हैं। इसके बाद म्यूकोप्रोटीन में भी गैर अमीनो अम्ल भाग यहां पर कार्बोहाइड्रेट होता है, बस फर्क इतना सा है बच्चों, इसमें कार्बोहाइड्रेट का भार जो अंश है वो 4% से ज्यादा होता है। उदाहरण हो जाएगा अस्थियों में, बोन में पाया जाने वाला प्रोटीन ऑस्टियोम्यूकोप्रोटीन। ऑस्टियो का मतलब ही होता है बच्चों बोन, ऑस्टियो, ठीक है, यानी अस्थि, बोन। इसके बाद बच्चों हम आते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स पर, व्युत्पन्न प्रोटीन पर। दो श्रेणियों में बांट सकते हैं इसको, प्राथमिक तथा
द्वितीयक, ये प्रोटीन के विकृतीकरण से बनते हैं, जबकि ये प्रोटीन के पाचन से बनते हैं। इतना सा फर्क है। उदाहरण इसका हो जाएगा, एक उदाहरण याद रख लें आप तो, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन। ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में, रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में क्या होता है अंतिम स्टेप में, फाइब्रिनोजन जो कि एक जल में घुलनशील गोलिकाकार प्रोटीन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक जल में अघुलनशील रेशेदार प्रोटीन में, जिसका नाम क्या होता है, फाइब्रिन। ये क्या हुआ, विकृतीकरण, ठीक है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो फाइब्रिनोजन से जो फाइब्रिन बनता है वो किसका उदाहरण हो जाएगा यहां पर, प्राथमिक डिराइव्ड प्रोटीन का, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन का। दूसरा, पाचन से निर्मित प्रोटीन की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर मान लीजिए कि लंबा प्रोटीन है, लंबा, कई सारे, उसमें 500 अमीनो अम्लों की श्रृंखला है, उसको बोल दिया हमने प्रोटीन। सिंपल सी बात है। उसके जब इनिशियल पाचन हुआ, यानी कुछ पेप्टाइड बंध उसमें टूटे, पाचन की प्रक्रिया में क्या होगा, प्रोटीन में क्या टूटेंगे, पेप्टाइड बंध। क्योंकि बच्चों पाचन का अर्थ ही होता है जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, और हाइड्रोलाइसिस में वही बॉन्ड टूटेगा जो निर्जलीकरण संश्लेषण अभिक्रिया से बना था, और प्रोटीन में वो बंध होता है पेप्टाइड बंध। तो पेप्टाइड बंध टूटेंगे, तो कुछ पेप्टाइड बंध टूटे तो छोटे छोटे शुरुआती टुकड़े बने, प्रारंभिक, उन्हें बोल दिया प्रोटीएसेस। बस इतनी सी बात है। फिर और टुकड़े हुए तो पेप्टोन बोल दिया, फिर और टुकड़े हुए तो पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड हम उसे तब तक बोलेंगे जब तक 10 अमीनो अम्लों से ज्यादा वाली श्रृंखला है तो पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, सिंपल सी बात। और 2 से लेकर अगर 10 अमीनो अम्लों की श्रृंखला है तो उसे बोलेंगे पेप्टाइड। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड। और जब सारे पेप्टाइड बंध टूट जाएंगे बच्चों, लगाओ दिमाग, तो लास्ट में क्या बचेगा, अमीनो अम्ल। इतनी सी बात है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है कि किसमें सबसे ज्यादा अमीनो अम्ल होंगे, प्रोटीन, फिर प्रोटियोज, फिर पेप्टोन, फिर पॉलीपेप्टाइड, फिर पेप्टाइड तथा फिर अमीनो अम्ल। इतनी सी बात, ये सीक्वेंस याद रखना है। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वो क्या है, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपापचयज। ये क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैव अणुओं को उपापचयज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये उपापचयी अभिक्रियाओं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बस इसलिए। इनको मूल रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपापचयज। प्राथमिक उपापचयज जो होते हैं वे किसी जीव की वृद्धि तथा जनन हेतु आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं, जबकि ये अनिवार्य नहीं होते। बस इतना सा अंतर है। ये जो होते हैं सभी जीवों में पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक उपापचयज सभी जीवों में नहीं पाए जाते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर द्वितीयक उपापचयज पादपों में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, कवक में पाए जाते हैं, लेकिन जंतुओं में, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इनके कार्य की प्रभाव यानी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ज्ञात है, पता है, जबकि इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ज्ञात नहीं है। यानी जिस पादप में मान लो कोई द्वितीयक उपापचयज बन रहा है, तो उसी पादप में उसका क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, यह ज्ञात नहीं है। ठीक है बच्चों, हालांकि इनका ध्यान से सुनने की जरूरत है, हालांकि इनका पारिस्थितिकी महत्व हो सकता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो सकता है, या हमारे लिए, मनुष्यों के लिए आर्थिक महत्व हो सकता है। उदाहरण से हम समझेंगे बात को। इनके उदाहरण हो जाएंगे प्राइमरी के, यहां पर अमीनो एसिड्स जिनसे क्या बनते हैं, प्रोटीन, सुगर्स जिनसे क्या बनते हैं, पॉलीसेकेराइड, फैटी एसिड्स जिनसे क्या बनते हैं, फैट्स यानी वसा, तथा न्यूक्लियोटाइड्स जिनसे क्या बनते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए तथा आरएनए। इनके उदाहरण हो जाएंगे एल्कलॉइड्स सच एज मॉर्फिन एंड कोडीन। एल्कलॉइड जैसे कि मॉर्फिन तथा कोडीन। ये मॉर्फिन बच्चों, ये कोडीन ये पाए जाते हैं जैसे ओपियम, अफीम के पौधे में। अब बच्चों इनको ये कड़वे होते हैं टेस्ट में, तो जब इनको कोई शाकाहारी पशु खाने के लिए आएगा, उसको कड़वा लगेगा तो उसे खाना छोड़ देगा, तो पौधे को जीवन दान मिल गया ना। तो क्या है इसका पारिस्थितिकी महत्व, पौधे को अपने शिकारी यानी शाकाहारी जीव से क्या मिल गई, छुटकारा मिल गया। तो इसका आर्थिक, इसका पौधे के लिए क्या है, पारिस्थितिकी महत्व, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दूसरा, ड्रग्स सच एज विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन जो एक एंटी कैंसर दवा होती है, सिंपल ध्यान रखें, जो कि पौधों से मिलती है। ठीक है, तो हमारे लिए आर्थिक महत्व है ना, हमारे लिए आर्थिक महत्व है इसका, और औषधीय महत्व है, हम इसको दवाई के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं। उसी प्रकार बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स का स्त्राव करते हैं, और वो हमारे लिए दवा का काम करती है रोगाणुओं से लड़ने में, यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी सहायता करती है। तो हमारे लिए इसका आर्थिक महत्व है, औषधीय महत्व है। लेकिन जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बना रहा है, उसी बैक्टीरिया में उसकी फिजियोलॉजी में उसका कोई रोल नहीं है, सिंपल। इसके बाद बच्चों कुछ उदाहरण है जो आपके एनसीईआरटी की टेबल से लिए गए, आपको याद करने हैं। ये उदाहरण आपको याद ही करने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एल्कलॉइड्स तथा यहां पर ये ड्रग्स। ये 2 ध्यान रख लीजिएगा। पूरी टेबल में जितना याद हो उतना अच्छा है वैसे, पर ये 2 तो याद रहने ही चाहिए आपको। फिर बच्चों एक छोटा सा डिस्कशन और है आपके चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स में।
हमने देखा कि एलिमेंट्स के हिसाब से हमने बात की कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो वो हमें पता चला तात्विक संगठन है ना, संगठन का जब हम विश्लेषण करते हैं तो तत्व पता चलते हैं, लेकिन जब हम यौगिकों की दृष्टि से विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोशिकाओं में कौन कौन से प्रकार के यौगिक मिलते हैं। तो उसके लिए हमें एक प्रक्रिया करनी है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, कोशिकाओं में या उत्तकों में पाए जाने वाले यौगिकों को हम 2 श्रेणियों में बांट देंगे, जल में घुलनशील एक तरफ, जल में अघुलनशील दूसरी तरफ। ठीक है बच्चों, तो यहां एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है, कैसे, खरल व मूसल की सहायता से, ओखली या कह लीजिए खरल व मूसल की सहायता से हम किसी उत्तक को लेंगे, जैसे किसी पेड़ की पत्तियां हम ले सकते हैं, फिर उसको हम पीस सकते हैं, ठीक है, उससे हम बनाएंगे एक चटनी, सिंपल सी बात है ना, या घोल मिलेगा उससे। यह प्रक्रिया एक दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में की जाती है। उसका कारण है, क्या कारण है अभी बताएंगे बच्चों आपको। ये आपने देखा ही होगा, किचन में होता ही है, जब इसको पीसा तो चटनी बन गई, चटनी बनने के बाद उसको हम सूती के कपड़े में या यूं कहे कॉटन के कपड़े में, कपास के कपड़े में रख करके उसको जब हम निचोड़ेंगे, नीचे बीकर रखा हुआ है, निचोड़ने पर एक भाग होगा जो बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट या निस्यंद, और एक पार्ट होगा जो उस कपड़े के ऊपर रह जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, धारित या रिटेंटेट। सिंपल। अब जल में घुलनशील जितने भी अणु हैं बच्चों वो हमें मिलेंगे बीकर में यानी निस्यंद में, फिल्ट्रेट में, जबकि जल में अघुलनशील यौगिक जितने भी है वो सब किसमें मिलेंगे, धारित में यानी रिटेंटेट में, कपड़े के ऊपर। ये जो निस्यंद वाला हिस्सा है बच्चों, इसमें सारे होंगे सूक्ष्म अणु यानी माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका आणविक भार 1000 डाल्टन से कम ही होता है। सामान्यतः किस रेंज में होता है, 18 से लेकर के 800 डाल्टन, 1000 से कम ही होगा कुल मिलाकर के। डाल्टन आणविक भार को मापने की इकाई है, ठीक है। उदाहरण हो जाएंगे इसमें बच्चों अमीनो अम्ल, शर्करा, न्यूक्लियोटाइड इत्यादि। जबकि जो धारित है रिटेंटेट, उसमें हमें मिलेंगे सारे वृहत अणु यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका आणविक भार कितना होगा, 1000 डाल्टन से ज्यादा ही होगा। उदाहरण हो जाएंगे न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड। अब इसी के साथ बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है कि लिपिड जो, अब लिपिड किसमें आएंगे, लिपिड तो ध्यान से सुनने की जरूरत है, लिपिड सूक्ष्म अणु होते हैं, उनका आणविक भार 1000 डाल्टन से ऊपर जाता ही नहीं है, ठीक है सूक्ष्म अणु, लेकिन मिलते किसमें बच्चों पता है, धारित में यानी रिटेंटेट में। अब आपको सोचना चाहिए क्यों, तो बहुत सरल सा कारण है बच्चों, ये जो प्रयोग हमने किया ना, फिल्ट्रेट में वो सारे अणु हैं जो जल में घुलनशील हैं, और रिटेंटेट में वो सारे अणु हैं जो जल में अघुलनशील हैं। या प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन हमने जो वीक एसिड में ग्राइंडिंग की थी ना बच्चों, उसकी वजह से वो जो प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं उनका भी विकृतीकरण हो जाता है, और वो किस अवस्था में आ जाते हैं, अघुलनशील अवस्था में, ठीक है। तो ये लॉजिक था एसिड में ग्राइंडिंग करने का, ठीक है बच्चों, विकृतीकरण हमने पढ़ा था। अब लिपिड की बात करें, लिपिड सूक्ष्म अणु होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, जल में अघुलनशील, जल में ध्यान देने वाली बात है, जल में अघुलनशील। जैसे कोशिका में झिल्लियां होती, कोशिका झिल्ली या जो कोशिका अंगक है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसकी सबकी अपनी झिल्लियां हैं, तो उसमें जो लिपिड होते हैं, जब हम इसकी ग्राइंडिंग करते हैं तो ये सारी झिल्लियां टूट जाती हैं, और ये क्या बनाती है, पुटिकाएं, वेसिकल्स बनाती हैं, जो कि जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील। यही कारण है कि लिपिड सारे किसमें पाए जाते हैं, धारित में या रिटेंटेट में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर जो फिल्ट्रेट वाला हिस्सा है, निस्यंद वाला, वो सारा हमें क्या बताता है, कोशिका अंगकों को छोड़कर यानी सिंपल कोशिका द्रव्य का जो तरल भाग है उसे प्रदर्शित करता है वो, जबकि जितने भी सारे अविलेय में जल अम्ल में अविलेय अंश में जो पाए जाने वाले अणु हैं यानी कि वृहत अणु तथा लिपिड, ये कोशिका अंगकों का निर्माण करने वाले अणुओं को प्रदर्शित करते हैं मुख्य तौर पे, ठीक है। और ये दोनों ही मिलकर क्या बताते हैं कि कोशिकाओं में कौन कौन से प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, उनका संगठन, केमिकल कंपोजिशन। अच्छा बच्चों, ये जो विश्लेषण हमने किया ये तो सिर्फ हमें ये बताता है कि कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं, लेकिन अगर हमें अकार्बनिक यौगिकों का विश्लेषण करना हो तो हमें थोड़ा सा एक दूसरा अप्रोच लेना पड़ेगा, और वो है राख का विश्लेषण। तो क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल हमें अगर ये पता करना हो कि एक पर्ण में, पादप की एक पर्ण में, पत्ती में, लीफ में कौन कौन से अकार्बनिक यौगिक हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले उसे सुखाएंगे कई दिनों तक, 7-8 दिनों तक, 10 दिनों तक उसे पूरी तरह से सुखा देंगे, सारा पानी जो है वाष्पित हो जाएगा। उसके पश्चात सूखी हुई जो पत्ती बचेगी उसे हम जलाएंगे, उसका दहन करेंगे। जलाने पर जो कार्बनिक यौगिक हैं वो तो CO2 और H2O की फॉर्म में वातावरण में चले जाएंगे, पीछे बचेगी राख, और उस राख में हमें क्या मिलेंगे, खनिज, मिनरल्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सारे अकार्बनिक, आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है, अकार्बनिक यौगिकों का पता लगाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, राख का विश्लेषण करना पड़ेगा। और एक सिंपल सी बात बच्चों, कंक्लूजन याद रखिएगा, छोटा सा निष्कर्ष, जैव अणुओं को हम उनके आणविक भार के आधार पर 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, सूक्ष्म अणु तथा वृहत अणु। इनका आणविक भार 1000 डाल्टन से कम होता है। उदाहरण हो जाएंगे अमीनो अम्ल, नाइट्रोजन
नाइट्रोजनी जो यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन सार इत्यादि, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड, ये सारे जो है इसमें आ जाएंगे, मोनोसेकेराइड। जबकि जो वृहद अणु है उनके उदाहरण हो जाएंगे पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन। इनका आणविक भार 1000 डाल्टन या उससे ज्यादा ही होता है। तो बच्चों यहीं पर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की समाप्ति होती है। मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।